इस वक्त मौजूद हैं पंडित राकेश शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। सर, सबसे बड़ी बात तो यही कि एक बात अगर देखा जाए तो किसी भी विकास या किसी भी भविष्य की अधोसंरचना बिना राजनीतिक हस्तक्षेप और बिना राजनीतिक सोच के पूरी नहीं हो सकती। तो मध्य प्रदेश का भविष्य अगर हम आज रायसेन से तलाश रहे हैं, आप कितना सुदृढ़ भविष्य देख रहे हैं और जो वर्तमान और जो भूतकाल में रहा उसमें आप मध्य प्रदेश को, रायसेन को किस प्रतिवर्ष में देखते हैं, कितने अंक देते हैं? पहली बात तो मैं आपका रायसेन में स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं कि मध्य प्रदेश का भविष्य और उसको आपने रायसेन से उसका इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। रायसेन के श्रोताओं के लिए इतना बड़ा मंच आपने दिया, मैं स्वागत वंदन अभिनंदन इस रायसेन की पवित्र धरा पर करता हूं। रायसेन के विषय में जैसा कि आपने बताया कि रायसेन में क्या क्या संभावनाएं हैं। रायसेन का विकास की हम जब बात करते हैं, निश्चित ही रायसेन का विकास होगा तो मध्य प्रदेश का विकास भी होगा। मध्य प्रदेश का एक पार्ट्स जिले के रूप में रायसेन है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और भोपाल से लगा हुआ रायसेन है। अगर देखा जाए तो भोपाल को चारों ओर से, उधर चाहे मंडीदीप देख लीजिए, इधर आप ये रोड आएंगे तो खरवई से चालू हो जाएगा, उधर हमारा दीवानगंज से रायसेन भोपाल के करीब लगता है। भोपाल का जो विकास है उसमें रायसेन की बहुत बड़ी भूमिका है और मध्य प्रदेश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका है। रायसेन में अगर इंडस्ट्री है वो मंडीदीप में है और वो मंडीदीप में जो इंडस्ट्री है, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में धार के बाद मंडीदीप सेकंड स्थान होगा जहाँ इंडस्ट्री है। अगर वो इंडस्ट्री में जो काम करने वाला है, जो बिजनेसमैन है, जो भी आर्थिक गतिविधि करता है, उसका लाभ निश्चित ही रायसेन को तो प्राप्त होता है। ऐसा हम नहीं कह सकते उसका लाभ मध्य प्रदेश को नहीं होता होगा, तो मध्य प्रदेश को लाभ होता ही, निश्चित ही रायसेन से शुरुआत मध्य प्रदेश की होती है। रायसेन में एक हलाली डैम है, मैं कहूँगा रायसेन की बात क्योंकि रायसेन का हूँ, तो रायसेन से विकास कहाँ रायसेन में हलाली डैम है, ज़मीन रायसेन की है, लेकिन उससे लाभ विदिशा जिले को बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। हमारे किसानों को उसका लाभ नहीं हो पाता है। लेकिन अब ये कहें कि रायसेन से दूसरे जिलों का भी विकास हो रहा है। रायसेन पर्यटन की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। कोई भी जिला ऐसा नहीं होगा जहाँ दो विश्व धरोहर हों। रायसेन में सांची और भीमबेटका, ये दो विश्व धरोहर हैं जो रायसेन नहीं, मध्य प्रदेश की शान है। इसके बाद जैसा कि आपने कहा, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजेश्वर महादेव में भोजपुर में है, वह भी हमारी शान है। दूसरी बात है, आप कभी पहाड़ी जाइए, माँ हिंगलाज का धाम है, हमारी 9 देवियाँ होती हैं। मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि नवरात्रि का जब हम सप्ताह मनाते हैं तो 9 देवियों को ढूंढते हैं। 9 में से 8 स्थान भारत में, लेकिन एक स्थान निश्चित ही पाकिस्तान में इसका स्वरूप रायसेन में है। अगर किसी को आना है तो यहाँ आ सकते हैं। रायसेन के विकास की जब बात की जाती है तो रायसेन में माँ नर्मदा रायसेन के 1/4 भाग 25% क्षेत्र में बहती है। रायसेन की जो हमारी एक विधानसभा उदयपुरा विधानसभा है, उस उदयपुरा विधानसभा में पूरे एक कोने से दूसरे कोने तक माँ नर्मदा बहती है। निश्चित ही उसके कारण उधर के जो हमारे किसान हैं वो समृद्ध हैं। आज वहाँ खेती आप देखिए, चाहे मूंग की खेती देख लीजिए, गेहूँ की देख लीजिए, कई प्रकार की। आपने सरबती के लिए नाम लिया, सरबती इसलिए चूँकि वहाँ नर्मदा है और रायसेन जिले में सरबती जो हमारी गेहूँ है उसका निश्चित ही हमें कहें कि अगर विश्व में कहीं आया तो होता है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान रायसेन का होता है। इसके बाद और मैं बता दूं कि जो बासमती जो चावल है वह रायसेन में होता है और पंजाब में जीआई टैग पंजाब का, इस कारण यहाँ के किसानों उसका लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन ये पंजाब के लोग यहाँ की जो धान है विश्व के लगभग 50-60 जिलों में निर्यात करते हैं। ये रायसेन की खासियत है। रायसेन का टमाटर, पहाड़ी क्षेत्र में आप जाइए तो रायसेन का टमाटर भारत ही नहीं विश्व के कई देशों में रायसेन का टमाटर जाता है। आप बगल में हमारा फेमस जाइए, यहाँ से विश्व, वहाँ की प्याज भारत के कई क्षेत्रों में प्याज यहाँ की जाती है। आप रायसेन की बात कहेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि रायसेन समृद्ध है और रायसेन मध्य प्रदेश के विकास में अपना योगदान देता है। और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो रायसेन ने यहाँ से बड़ी बड़ी शख्सियत दी हैं जिन्होंने विकास का आरंभ किया है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से सांसद रहे। अगर अटल जी उस समय प्रधानमंत्री बने थे तो हमें कह सकते हैं कि भारत के विकास में रायसेन को उस समय योगदान था। आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ से सांसद हैं, भारत के कृषि मंत्री हैं
पंचायत मंत्री हैं, विकास का जो योगदान उसमें भी रायसेन का योगदान ही कहलाएगा। मैं तो ये कह सकता हूँ रायसेन का हमारा बड़ा योगदान है। आप छोटे रूप में ले सकते हैं या बड़े रूप में ले सकते हैं। रायसेन अपना योगदान रायसेन के लिए विकास के साथ साथ मध्य प्रदेश के विकास और भारत के विकास में योगदान कर रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यानी यूँ कहा जाए कि रायसेन आप में बस रहा है या आप रायसेन में, ये कह पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। बचपन में मैंने यहाँ जब मैं घूम रहा था तो सुनाई दिया कि आप आरएसएस से भी जुड़े रहे, जिला उपाध्यक्ष भी रहे, जिला अध्यक्ष भी रहे, तमाम पृष्ठभूमियाँ भी आपने यहाँ पर निभाई। क्या लगता है आपको कि रायसेन जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कुछ ही दूर पर है और आज उन विकास की संभावनाओं की आज भी यहाँ पर ज़रूरत आपको क्या दिखाई देती है, जो आमतौर पर एक राजधानी और इतनी संपन्नताओं से संपन्न जिले के आधार पर जो उसकी झोलिया में होनी थी, क्या उतनी है? आपने एक पेड़ देखा होगा, पेड़ बहुत बड़ा हो, अपन कह सकते हैं बरगद का पेड़, बट का वृक्ष, उसके नीचे छोटे छोटे पेड़ पनप नहीं पाते हैं पौधे। क्योंकि रायसेन राजधानी के बहुत पास है, यहाँ का से लोग लाभ तो लेते हैं, हर प्रकार का लाभ लेते हैं, लेकिन उनका रहना उठना बैठना सब भोपाल से होता है। आर्थिक लाभ तो लेते हैं, किसी की कोई फैक्ट्री होगी तो रहता कहाँ है? भोपाल में। यहाँ कई बड़े बड़े अधिकारी, कई विभागों के कर्मचारी भोपाल में रहते हैं, यहाँ से अप डाउन करते हैं। निश्चित ही जब अप डाउन करते हैं तो उसका जो आर्थिक लाभ रायसेन को मिलना चाहिए, यहाँ के व्यापारियों को मिलना चाहिए, यहाँ के छोटे छोटे दुकानदारों को मिलना चाहिए। अगर यहाँ संख्यात्मक दृष्टि से नगर बढ़ता रायसेन, जितनी तीव्र गति से अन्य जो नगर हैं बड़े हैं, तो संख्या बढ़ती है, निश्चित यहाँ व्यापार बढ़ता और भी रोजगार के अवसर लोगों को प्राप्त होते हैं। क्योंकि भोपाल के नज़दीक होने के कारण कई चीज़ों से अछूता रह जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में माननीय जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं रायसेन के विकास के लिए तत्पर हैं। कई ऐसी वस्तुएं थी जो रायसेन को आवश्यकता थी। हम ये कह सकते हैं कि विकास के जो आयाम रायसेन के लिए निर्धारित किए गए थे, उन विकासों पर कुछ हम स्वीकार करना चाहिए कि उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएँ। उसका सिर्फ इतना सा कारण है कि भोपाल का नज़दीक होना। भोपाल जब इतना बड़ा महानगर है, राजधानी है, तो लोगों का झुकाव, यहाँ के लोगों का झुकाव अधिकतर भोपाल साइड होता है। लेकिन पिछले 10 साल में या हम कहें कि ये 1 दशक में हमारी सरकार आने के बाद बहुत कुछ यहाँ पर विकास हुआ है। चाहे सड़कों के क्षेत्र में देख लीजिए, इसी रायसेन ज़िले में आप सुना है कि आप नरसिंहपुर ज़िले के हैं, आप नरसिंहपुर ज़िले के हैं। आप जब नरसिंहपुर जाते हैं, पहले जब भोपाल से नरसिंहपुर जाते होंगे तो आपने भोपाल से नरसिंहपुर का जो मार्ग देखा होगा कैसा था। आज आप 4 लेन से जाते हैं तो वो रायसेन से होकर ही गुजरता है। 2 विधानसभा आधा रायसेन को कवर करता है। विकास का ही एक आयाम है। आप विदिशा से, भोपाल से विदिशा जाइए तो आप कुछ दिनों में, अभी रायसेन से हम जब विदिशा जाते हैं तो 15 मिनट लगते हैं, अभी जो 4 लेन बना है। जब आप भोपाल से आएंगे तो आपको 25 मिनट लगेगा, ऐसा 4 लेन बन रहा है। आप रायसेन से सागर के लिए जाइए तो जो अभी भोपाल और रायसेन के बीच में ऐसा रोड रायसेन में बन रहा है। रायसेन में मेडिकल के कॉलेज की भी घोषणा है, जल्दी यहाँ पर बनेगा। रायसेन में अन्य जो भी मूलभूत आवश्यकताएं रायसेन के लिए, उसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि बराबर प्रयास कर रहे हैं। रायसेन को जो मूलभूत आवश्यकताओं की विकास के क्षेत्र में ज़रूरत है वो ज़रूर पूर्ण की जाएंगी। ये संकल्प हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का और एक भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के नाते मेरा भी है। भारतीय जिला अध्यक्ष के नाते की आपने बात कही। एक लंबा अरसा मेरा पत्रकारिता में गुजरा, मगर कुछ इस प्रकार की शख्सियत यानी बड़ी सादगी के साथ एक बीजेपी की जिलाध्यक्ष के रूप में मैं आपको देख रहा हूँ। नौजवान भी हैं, सपने भी निश्चित तौर पर होंगे। रायसेन को लेकर क्या सपने आप ऐसे देख रहे हैं जो वास्तविकता में पूरे नहीं हो पाए? रायसेन में मुझे आपने कहा सादगी के रूप में, देखिए सादगी तो विरासत में मिलती है तो वही सादगी में रहता है। 2 चरित्र आदमी के जीवन में नहीं होना चाहिए। हमेशा जिस प्रकार से आपका मुंह एक रहता है
तो जवान भी आपकी एक सी होना चाहिए। मैं मूलभूत से मैं मान सकता हूं कि मेरी मूल जो शाखा वो संघ है। बालकाल में संघ के संपर्क में आया, 94 में संघ का प्राथमिक किया और संघ का काम किया। संघ में काम करते करते मुझे मैं जब प्रचारकों के संपर्क में आया, संघ के स्वयंसेवकों के संपर्क में आया, तब लगा कि यार जो व्यक्ति हैं इतनी हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, इनका कद बहुत बड़ा है, संगठन में संघ के बड़े दायित्व हैं, ये कितने सरल लेते हैं। जब उनको देखा तो उनका अनुसरण जीवन में पहली बार बालकाल में आया कि और उनका त्याग देखा, तब लगता है कि उनके आगे हम शून्य हैं। उन्हीं के कारण मैं संघ से विद्यार्थी परिषद में उनके मार्गदर्शन में गया। संघ में रायसेन जिले का जिला संयोजक रहा, विभाग प्रमुख रहा। उस समय जब रायसेन में मैं जब एबीपी में काम करता था तो यहाँ एनएसयूआई हुआ करती थी, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट 2001 में और 2 में ही हमने यहाँ पर एनएसयूआई का रायसेन जिले से सफाया कर दिया था, और तब से लेकर रायसेन जिले में आज एनएसयूआई कहीं रायसेन जिले में नहीं है, धरातल पर नहीं है। पद हो सकते हैं उनके लोगों के होंगे। और वही सादगी थी कि मुझे विद्यार्थी परिषद से कहा गया कि आप युवा मोर्चा में जाइए। मुझे 2 बार युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष का दायित्व भी मिला। मुझे पार्टी ने नगर पालिका का यहाँ पर चुनाव लड़ने का अवसर भी दिया। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस पार्टी ने मुझे 2 बार जिलाध्यक्ष बनाया। मेरी उम्र कम है, मैं बहुत बड़े परिवार से नहीं आता हूँ, बहुत मध्यम वर्ग के परिवार, एक गाँव का हूँ। इसलिए लगता है कि जितना जो मिल चुका है ये सब ईश्वर की कृपा से मिला है, तो उसको उतनी सहजता सरलता से लें। ईश्वर अगर देता है तो लेता भी बहुत जल्दी है। अगर अहम और अहंकार में रहेंगे तो ईश्वर आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। अहम और अहंकार से नीचे उतर कर, चूँकि हम जो हैं, जो हमें आज जिलाध्यक्ष के नाते सम्मान मिल रहा है, वो हमारे जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत से मिल रहा है। ये पार्टी मैंने नहीं बनाई है, ये मेरे तो उसका एक 0% नहीं। पार्टी बनाने वाला वो बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता है जो जिंदगी भर 24 घंटे जिंदाबाद मुर्दाबाद करता है, भारत माता की जय करता है, राष्ट्र की राष्ट्रभक्ति की लड़ता है, राष्ट्र की लड़ता है, सत्य सनातन संस्कृति की लड़ता है। जब ऐसा कार्यकर्ता जब जो जमीन पर लड़ता है उसे देखकर लगता है किस चीज़ का अहंकार। जिस दिन ये नीचे नहीं रहेंगे उस दिन काहे का जिलाध्यक्ष। ये जिलाध्यक्ष आप इनकी मेहनत से हैं, इसलिए उनको देखकर लगता है तो वैसे ही बने रहते हैं। कभी लगता है कि इनसे आगे निकलने की प्रयास नहीं करते। कार्यकर्ता जिस दिन आगे निकलेंगे उस दिन समझ लीजिए कि आप खत्म हो जाएंगे। कार्यकर्ता को सबसे आगे रखता हूँ और इसलिए उनको देखकर लगता है, अगर मैं सादगी में रहता हूँ तो यूथ भी सोचता है जो हमारे बीच का व्यक्ति है। मैं सादगी में रहता हूँ तो गरीब भी सोचता हमारे बीच के व्यक्ति है। अगर मैं उनके यहाँ टिप टॉप और उसमें जाऊँगा तो वो लगेगा अरे यार ये तो बड़े आदमी हो गए। पर अद्भुत बात कही आपने, अद्भुत बात कही और अद्भुत बात कही। देखिए एक बात जरूर है कि मैं और हम की परिभाषा जिसने समझ ली वही कर्मठता के आधार पर विकसित विकास और विकसित अपने आचरण के आधार पर प्रतिभूत हो जाता है। और लेकिन जब मैं हमको छोड़ मैं हो जाता है तो बात कुछ और नजर आती है। बहुत अच्छी बात है कि आप में मैं कम और हम ज्यादा नजर आता है, लेकिन इसी मैं को जो आप में दिखाई देता है बचपन से, और इसी मैं में अगर मैं देखता हूँ रायसेन को, तो बचपन से आपका भी एक सादगी भरा जीवन, बल्कि यूं कहें कि संघर्षों से आप गुजरे। पिता छोटे से काश्तकार, एक मध्यम वर्गीय परिवार। पिताओं ने अपने कर्मठता के आधार पर दूसरों का पेट भी भरा क्योंकि वो हलवाई भी रहे। और उसके बाद अगर रायसेन को मैं देखता हूँ तो इतने नज़दीक भोपाल के होने के बावजूद, एक संघर्षों के बावजूद आज भी लगातार अपने विस्तार, अपने आर्थिक विकास के लिए बात कर रहा है। तो आपका और रायसेन के भविष्य और अतीत में मुझे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देता। कितना संघर्ष आप मानते हैं रायसेन के लिए, और सबसे बड़ी बात कि रायसेन का जो आज स्वरूप हमें दिख रहा है, इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार मैं किसी को नहीं मानता हूँ। मैं तो ये कहूँगा कि सबने अपने अपने स्थान पर सभी अपने अपने प्रयास करते हैं। कोई भी रायसेन में रहने वाला व्यक्ति हो जिसने इस रायसेन का पानी पिया है, जिसने इस रायसेन का अन्न खाया है, मुझे लगता है कि उसके मन में इस रायसेन के विकास की तड़प तो रहती है। रायसेन कोई रायसेन नगर अकेला नहीं, रायसेन जिला है। और रायसेन जिला चूँकि ये जिला केंद्र है
तो इसके विकास को लेकर निश्चित ही हम सब लोग प्रयास करते हैं। अभी माननीय नितिन गडकरी जी का यहाँ आगमन हुआ, जिसमें हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उनसे मेरी भी पहले वार्तालाप हुई। इसके बाद हमारे विधायक माननीय प्रभुराम चौधरी जी ने भी मांग की कि रायसेन का विकास के लिए और रायसेन को थोड़ा विस्तार देने के लिए हमें रायसेन में एक चारों ओर से लिंक रोड की आवश्यकता है। लिंक रोड आने एक तरफा से हम देखें विदिशा से हमारा सदालतपुर तक एक बाईपास बन चुका है। दूसरा एक बाईपास की हमारी ये मांग उनके माध्यम से हमने की है, जिसको उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम रायसेन का जो हमारा गोपालपुर है, गोपालपुर से हमारा बमोरी और बमोरी से एक हमारा बमोरी से सीधा सदालतपुर एक रोड जिससे रायसेन लिंक रोड में बन जाए। जिससे क्या होगा कि रायसेन पे अगर एक लिंक रोड बनेगा तो रायसेन का विकास संभव होगा। बीच में कई कॉलोनियाँ बनेंगी, कई लोगों को हमें कहें कि उस पर उद्योग लगाने के अवसर मिल सकते हैं, क्योंकि जगह भी कम है। अगर चार साइड से अगर इस रायसेन को लिंक रोड के माध्यम से जोड़ा जाएगा तो इससे रायसेन का एक विकास होगा, विस्तार भी होगा। निश्चित ही इस ओर माननीय जनप्रतिनिधि हमारे निरंतर प्रयास कर रहे हैं और ये भी एक दिन होता हुआ दिखाई देगा। जनप्रतिनिधियों का अगर हम बातचीत करते हैं खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, तो रायसेन एक और चीज़ से महरूम रहा मास्टर प्लान को लेकर भी। अगर ये मास्टर प्लान समय रहते सही समय पर आ जाए, जो कि बरसों से इंतज़ार कर रहा है कि रायसेन के विकास की प्रतिभाषा और परिभाषा को मैं किस प्रकार से गति दूं, इसे लेकर कुछ कहेंगे आप? मास्टर प्लान निश्चित ही रायसेन में अभी तक नहीं आ पाया है। रायसेन नगर पालिका बहुत छोटी नगर पालिका है। 32,000 पिछले 5 साल पहले वोट थे, आज थोड़े बड़े होंगे। और यहीं पर देखें मंडीदीप, इससे बहुत बड़ी नगर पालिका है। तो जैसे ही नगर का विकास होता है, नगर का विस्तार होता है, मास्टर प्लान आते हैं। निश्चित ही यहाँ मास्टर प्लान की आवश्यकता है, जिससे कि एक व्यवस्थित और अच्छे तरीके से रायसेन का डेवलपमेंट हो सके। निश्चित ही यहाँ एक मास्टर प्लान तो आना चाहिए और मास्टर प्लान आएगा तो इससे कई लोगों को कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आज बहुत ही इस बात की कमी हम लोगों को खलती है। निश्चित ही हमारे जनप्रतिनिधि भी इस ओर प्रयास कर रहे होंगे। एक और कमी के विषय में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश का विकास है तो विकास सिर्फ आर्थिक नहीं होता, विकास सिर्फ व्यक्तिगत और सामाजिक नहीं होता, विकास राजनीतिक भी होता है। खासतौर से जब केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार बात हो और मध्य प्रदेश के रायसेन की 4 विधानसभाओं में एक विधानसभा का मैं अगर नाम लूं सिलवानी, तो क्या लग रहा है आपको कि ये सिलवानी आखिर कितना कठिन दौर है और क्या ये दौर आगे कुछ विकास की या बल्कि यूं कहूं कि बीजेपी के व्यक्तिगत राजनीतिक विकास की कुछ विचारधारा में आएगा? हमारी जो सिलवानी विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, निश्चित ही रायसेन जिले में 4 विधानसभाएं हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 3 जीते हैं, हारे हैं, यही सीधा है। मैं कह सकता हूं कि हम जब मैं युवा मोर्चे का भी 2 बार जिलाध्यक्ष रहा हूं। 2013 में रायसेन जिले की 4 विधानसभाएं हमने जीती हैं, उससे पहले 1 बार और जीती हैं। और पिछली बार रायसेन जिले की 2 विधानसभाएं 2023 के चुनाव से पहले थीं। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो हमें तीनों विधानसभाएं जीते, और ये तीनों जो विधानसभाएं जीते अभी तक के ऐतिहासिक रिकॉर्ड वोटों से जीते। ये अभी तक इतिहास नहीं रहा, कोई किसी भी मतलब 40 से नीचे तो कोई था ही नहीं, आप देखें। और आप सिलवानी विधानसभा की जिसकी बात कर रहे हैं, सिलवानी विधानसभा हम हारे, और इसके लिए मैं किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराता या मानता हूँ। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं कांग्रेस के प्रत्याशी बहुत दमदार थे, हमारे प्रत्याशी बहुत दमदार और सशक्त थे, लेकिन उसी समय उनके परिवार में बड़े भाई का निधन हुआ, गमी हुई। कोई भी चुनाव से पहले अगर कोई चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी अगर 1-2 महीने पहले से, चूँकि वही समय होता है निर्णायक, अगर अपनी पारिवारिक व्यवस्था में उलझ जाता है तो दिक्कत होती है। एक वो दिक्कत वो थी। दूसरी दिक्कत है वहाँ जो कार्यकर्ताओं में, मैं भी चुनाव में जाता था, उत्साह कम नज़र आता था, यानी मन में हताशा, उस हताशा को दूर करने का प्रयास मेरे द्वारा बार बार एक जिलाध्यक्ष होते के नाते किया गया।
हमने बहुत नीचे तक बूथ तक और बल्कि शक्ति केंद्र तो बूथ तक वहाँ प्रवास भी किए। हम चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप रिकॉर्ड उठा कर देखना कि वहाँ भी हमने जब पिछली बार जब हम हारे थे जब त्रिकोणीय संघर्ष था, उसमें जो वोट परसेंटेज मिला था, हम जीते थे, जब पिछली बार हम जीते थे जब वोट परसेंट मिला था, उससे जब हम इस बार हारे भी तो उससे भी ज़्यादा हारे जरूर, लेकिन उससे भी ज़्यादा 5% वोट हमने भारतीय जनता पार्टी के वहाँ बढ़ाए थे। और मैं कह सकता हूँ कि आप कह रहे हैं अगली बार वो भी भारतीय जनता पार्टी की होगी और चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी की होंगी। क्या बात है। देखिए, राजनीतिक बात हो, राजनीतिक बात में सिलवानी की बात यहाँ जरूर निकाल दी। आपने शुरुआत में बड़ी बात यहाँ पर कही थी। क्रम से आता हूँ तो सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी, फिर क्रम से यहाँ पर आता हूँ तो सुषमा स्वराज की भी बात अगर कर लूँ तो फिर मैं देखूँ तो सुंदरलाल पटवा जी, तो फिर मैं यहाँ पर देखूँ तो शिवराज सिंह चौहान जी, फिर उसके बाद देखूँ तो उनके सुंदरलाल पटवा जी के पुत्र स्वयं, उसके बाद देखूँ तो नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, काफ़ी हस्तियाँ दी। आपको लगता है कि इन हस्तियों के बावजूद रायसेन जो अपने आप में और बेहतर और विकसित और एक नामचीन शहर के रूप में स्थापित होता या हो सकता था या वर्तमान में है, इन तीनों प्रश्नों के समावेश में आप कहाँ तक देख पा रहे हैं रायसेन को, खासतौर से जो हस्तियों के नाम मैंने आपके सामने गिनाए? जिन हस्तियों के आपने नाम गिनाए, जिस समय वो यहाँ पर राजनीति करते थे, उनका अपना अपना खंडकाल रहा है, समय काल रहा है। उस समय काल में उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में भरपूर प्रयास विकास के लिए करे हैं। निश्चित ही आपने सुंदरलाल पटवा जी का नाम लिया, तो स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी या उनके अभी जो पुत्र हैं श्री स्वयं पटवा जी, उनके द्वारा उनके क्षेत्र में भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। आप औद्योगिक क्षेत्र के रूप में मंडीदीप नहीं, आप अपितु आजू बाजू सभी क्षेत्र उस क्षेत्र का आप देख लें, औद्योगिक क्षेत्र के रूप में डेवलप हुआ है। जब सुषमा जी थीं तो उन्होंने एक औद्योगिक क्षेत्र करा था तामोट में, आज वो कितनी तेज़ गति से बढ़ा आपने देखें। अभी कुछ दिन पहले माननीय राजनाथ सिंह जी ने एक रेल कोच जो फैक्ट्री उसका उद्घाटन किया, उसके हमें कह सकते रायसेन में बनेंगे। आप सांची विधानसभा की बात करें तो सांची में जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उससे पहले डॉक्टर सेजवाल जी रहे, अभी यहाँ पर डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी हैं, और डॉक्टर सेजवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में भरपूर प्रयास करे। आज उनके हम ये कहें कि माननीय प्रभुराम चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तब से वह भरपूर प्रयास कर रहे हैं। उनके माननीय प्रभुराम चौधरी जी के समय आप देखेंगे रायसेन जिले में अधिकतम एक 20 गाँव के बीच में एक अस्पताल बन चुका है। रायसेन जिले का जिला चिकित्सालय आप एक बार जाकर देखिए तो आपको लगेगा भोपाल के जिला चिकित्सालय की तरह है। तो हर जनप्रतिनिधि ने अपने अपने क्षेत्र में प्रयास की। माननीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जी वह भी प्रयास भरपूर अपने क्षेत्र में अभी कर रहे हैं। और आप रामपाल सिंह जी का भी एक बार अगर जाकर देखें, जब वह PWD मंत्री थे तो PWD मंत्री रहते हुए मैं एक बार उनके साथ पहली बार सिलवानी विधानसभा प्रवास में था, और चुनाव से पहले आप कभी जाकर देखिए, अगर रोड देखना है, चौड़े चौड़े रोड और सीसी रोड, एक छोटे छोटे गांव तक कनेक्टिविटी क्या होती है, तो वो सिलवानी विधानसभा के दूरांचल के बनवासी क्षेत्र में आपको दिखाई देगी। इसलिए मैं कह सकता हूं आप कि रायसेन जिले के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक जनप्रतिनिधि ने समय रहते बहुत ज़्यादा प्रयास किए। रही सुषमा जी की बात, सुषमा जी बहुत बड़ी नेता थी। मैं सुषमा जी से व्यक्तिगत जुड़ा रहा, चूँकि मैं उस समय युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष था, उन्होंने बहुत प्रयास से मुझे जिलाध्यक्ष भी युवा मोर्चे का यहाँ पर दायित्व दिलवाया था। तो सुषमा जी का जितनी कनेक्टिविटी जमीनी कार्यकर्ता से रहती, तो विकास को लेकर जो चिंता होती थी, बड़े बड़े काम, सांची का आप रेलवे ब्रिज देख लीजिए, बहुत बड़ी समस्या थी। आप अब्दुल्लागंज का रेलवे ब्रिज देख लीजिए, सुल्तानपुर से आप नक्तरा तक डबल रोड देख लीजिए, और भी बड़े बड़े कई काम हैं जो सुषमा जी के द्वारा यहाँ पर कराए गए थे। आप बख्तरा से बरेली के लिए एक सीधा रोड आया है जो आप बुधनी होकर आए, तो वो लोकसभा के प्रत्याशी लोकसभा के सांसद ने सुषमा जी की थी, जिससे बाड़ी को उसका लाभ मिला था। सुषमा जी ने अपने क्षेत्र में जो प्रयास करना चाहिए उन्होंने अपने कार्यकाल में यहाँ पर किए थे। प्रत्येक जनप्रतिनिधि ने, हालांकि अटल जी से भी यहाँ से सांसद चुने गए थे, इस्तीफा 2 जगह से जीते थे, तो यहाँ से इस्तीफा देकर बाद में शिवराज जी बन गए थे। शिवराज जी की बात आती है, शिवराज जी
यहाँ पर सांसद रहे, यहाँ इसके बाद वो मुख्यमंत्री के नाते यहाँ से कनेक्ट रहे, भले ही वो बुधनी से विधायक रहे हों, अभी भी केंद्रीय मंत्री हैं। तो अभी भी यहाँ के किसानों के लिए अभी आपने तात्कालिक देखा होगा किसान मेला, इतना बड़ा किसान जो विश्व स्तर का था, भारत का इतने बड़े स्तर का अभी तक किसान मेला, यहाँ के किसानों का विकास कैसे हो, एक नई तकनीक से किसान कैसे लाभ ले सकता है। तो माननीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने अभी किसान मेले का यहाँ आयोजन किया। निश्चित ही छोटी छोटी बारीकियों से छोटे छोटे विकास से बड़ा विकास कैसे हो सकता है, वह हमारे शिवराज सिंह चौहान जी भी यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, बात तो बिल्कुल बात रही, लाजमी की रही, निश्चित तौर पर विकास की एक अधोसंरचना आप देख सकते हैं। लेकिन रायसेन की अगर मैं पृष्ठभूमि को देखता हूं तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ मीठा नहीं, कुछ कड़वा भी साथ में आता है। और इसमें एक बात यहाँ पर निकल के आती है कि बीते कुछ दशकों से अगर मैं देखता हूँ तो रायसेन में एक सांप्रदायिकता का माहौल, कुछ एक बड़ी खबर सामने हमारे बीच में आई थी रायसेन किले को लेकर, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव अधिकार आयोग के भी यहाँ पर पहुँचे हुए, लव जिहाद के लगातार बढ़ते हुए मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं और भी बहुत सारी कुछ चुनौतियों को भी देखा यहाँ पर जा रहा है। आप जिला अध्यक्ष, वो भी बीजेपी से, क्या कहेंगे इस विषय में? और खासतौर से कितनी समस्या है? क्या लग रहा है कि पुरातन कालीन इतिहास फिर से सामने? ये जो रायसेन का जो किला है, ये राजपूत राजाओं का किला रहा। गौड़ राजाओं ने भी इस पर राज किया, उसके बाद नवाबों ने भी इस पर राज किया है। नवाबी चली गई, लेकिन नवाबी सोच अभी तक नहीं गई। रायसेन में जिस प्रकार की उस समय जो घटना हुई, मानवाधिकार आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए, बहुत पहले से यहाँ पर वो तोप चलती है। मैं कहूँ कि हिंदू समाज बहुत सहिष्णु और धैर्यवान है, कभी प्रतिक्रिया नहीं देता है। आप ये बताइए, ईरान अमेरिका इजराइल का युद्ध चल रहा है, अमेरिका ईरान इजराइल जो रीलबाज थे, उन रीलबाजों को यहाँ पर रील बनाकर किसको धमकी दे रहे थे? रायसेन के लोगों को धमकी दे रहे थे क्या? उसकी प्रतिक्रिया नहीं आएगी, क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं आएगी। तो धैर्यवान हिंदू समाज है, लेकिन प्रतिक्रिया देना भी जानता है। यहाँ के लोगों ने धैर्यपूर्वक उसकी प्रतिक्रिया दी है। मानवाधिकार आयोग के लोग अध्यक्ष आए, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया धैर्यपूर्वक दी। यहाँ के जनमानस ने धैर्यपूर्वक प्रतिक्रिया दी। आप प्रेम के साथ आइए, धमका कर नहीं आ सकते, धमकी देकर नहीं आ। रील बनाकर जो लोगों ने संदेश दिया था वो बहुत गलत था, उसमें मैंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। और मुझे लगता है कि आदरणीय बाल आयोग के, जो अभी बाल आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और अभी मानवाधिकार का अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो जी आए, उनकी भी प्रतिक्रिया जायज़ थी और यहाँ के नागरिकों की उसकी प्रतिक्रिया जायज़ थी और इस प्रकार की प्रतिक्रिया देना भी चाहिए। ये तो धैर्यवान हिंदू समाज है, तो धैर्यपूर्वक सहन कर लेता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब धैर्य पर ज़्यादा, जब धैर्य से ऊपर जब बात जाती है, धैर्य कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है और धैर्य टूट जाता है। इस प्रकार का अगर धैर्य आप बार बार हिंदू समाज को तोड़वाओगे, टूटेगा, और धैर्य की परीक्षा लोगे तो परीक्षा दे देकर हम थक जाएंगे, उसकी प्रतिक्रिया ही देंगे। तो देखिए, यहाँ आपका बहुत बहुत आभार। हमने बहुत सारी विषयों पर यहाँ पर चर्चा की। मैं बीच में टोकूंगा, आपका एक विषय और रह गया। आपने कहा लव जिहाद। जी 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 जी, प्लीज। उस पर भी बोलूंगा। मैं इसलिए बोलना चाहूंगा, हम इस संस्कृति से आते हैं। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं, और मैं गर्व से कहता हूं कि भारत सनातनियों का है। हमने धर्म के आधार पर इस देश के टुकड़े होते देखे हैं, ठीक है। आज जो लोग रह गए उनको प्रेम पूर्वक यहाँ पर रखते हैं। किसी भी हिंदू बस्ती में चल जाइए, मेरी बस्ती में, मैं जहाँ अवंतिका में 3 परिवार रहते हैं, उनको हिंदू समाज इतने अच्छे से प्रेम पूर्वक हृदय से लगा कर रखती है, कभी कोई कठिनाइयाँ नहीं आने देती। उनकी बहन को हम हमारी बहन बेटियों की नज़र से देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति गलत दृष्टि देखता है तो उनको हम रोकने का प्रयास करते हैं कि भाई ये गलत है। तो क्या मुस्लिम समाज में इस प्रकार के जो कुचक रचकर बहन बेटियों को बहला फुसलाकर, लोभ लालच में डरा धमकाकर, वीडियो बनाकर, ब्लैकमेलिंग कर जिस प्रकार का जो कुचक रचते हैं, इसमें प्रतिक्रिया मुस्लिम समाज क्यों नहीं देता?
मुस्लिम समाज को देना चाहिए इसकी प्रतिक्रिया कि इस प्रकार के कुचक्र मत करिए। अगर कोई बहन बेटी ने किसी से प्रेम कर लिया, शादी कर लिया है, तो उसको हिंदू समाज को भड़काओ मत ही, ये तुम्हारे जीजाजी हैं। जब आप इस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हो, इस प्रकार के लोगों को प्रश्रय देते हैं, और आप प्रेम तो हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा ने भी किया है। प्रेम को यहाँ पर महत्व दिया जाता है, प्रेम की धरा है, ये धरती है। लेकिन प्रेम में मैं कहीं भी ये नहीं होता है, कपट नहीं होता है। कपट पूर्वक धोखे में रखकर आप इस देश की हिंदू समाज की बेटियों को आप भूल जाते हो। नाम फेसबुक पर नाम कुछ और रहता है, नाम राकेश से बाद में राशिद निकलता है, नाम फेसबुक पर सतीश उधर सलीम निकलता है, और उनके साथ जिस प्रकार की आप धोखाधड़ी करते हो, और फिर उनकी आप देखते हो, मैं तो इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप भी जागरूक हैं। आप देखिए, आप देखते हैं किस प्रकार के बड़े बड़े केस आते, कितने टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई लाशें उनकी मिलती हैं, सूट केसों में लाशें मिलती हैं। एक षड्यंत्र पूर्वक हिंदू समाज की बेटियों को फैलाने फुसलाने का जो काम ये जो कर रहे हैं, उसका प्रतिक्रिया हिंदू समाज आज देने लगा है। अब सहन नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, और सहन करने का समय जा चुका है। आपने हिंदू समाज को जातियों में बांट कर रखा था, आज हिंदू समाज जातियों में नहीं बट रहा है, जाति से ऊपर सोचने लगा है। फूट डालो राज करो की नीति निश्चित अंग्रेजों की थी, और उसी रणनीति को मुगलों ने भी, वो समय चला गया मुगलों का 500 सालों का, 200 सालों का अंग्रेजों का, हजारों साल हम गुलाम रहे। हजारों साल की गुलामी के बाद भारत आज अपनी संस्कृति को पहचानने लगा है। निश्चित तौर पर संस्कृति को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संस्कृति को नहीं पहचानेंगे तो जो सभ्यताएं हैं उनका संरक्षण कैसे करेंगे, और सभ्यताओं का अगर संरक्षण नहीं होगा तो इतिहास में दिए गए बलिदानों की गाथाओं को आखिर कैसे आप आगे लेकर आएंगे। और इन्हीं से बनता है किसी भी शहर, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, किसी भी व्यक्तित्व और किसी भी समाज का अस्तित्व। और यही बात हमारे जो है पंडित जी अभी फिलहाल यहाँ पर बता रहे थे। तो निश्चित तौर पर अभी यहाँ पर हमने सुना कि एक गहन मंथन हुआ, ना सिर्फ इस बात से कि आज रायसेन के सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या सामाजिक, क्या धार्मिक, क्या वैश्विक, और क्या अगर हम बात करें तो लोकल स्तर की, जो स्थानीय स्तर की, वो भी चुनौतियां हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं रायसेन जो है वो बढ़ रहा है, आप भी उसको यहाँ पर गढ़ रहे हैं। और मैं आपसे बस अंतिम में इतना ही कहूँगा कि लक्ष्य अभी है दूर प्रतीक का, फिर राही रुक जाना कैसा, हृदय बसा है अटल हिमालय, फिर मानो झुक जाना कैसा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस मंच पर अवसर दिया। मेरे लिए बड़ा मंच है, मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, आपने मुझे अवसर दिया, मेरी ओर से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके तीखे सवाल मुझे बहुत अच्छे लगे, इससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है। मैं आपको मेरी ओर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई।